वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे मेन मोटो अगर पर्पस समझें तो फॉरेन पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम की रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत भारत पूरे विश्व को एक परिवार के नजरिए से देखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का क्या फॉरेन पॉलिसी है उसको आज देखेंगे हम। यह सेक्शन जो है जीएस पेपर टू के यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर टू के जो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। इसको ध्यान से देखना है और इसके पॉइंटों को हाईलाइट करना है ताकि हमें जो जीएस पेपर टू में जो जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है उसमें उसको लिंक कर पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, आज के क्लास का। तो भारत की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करती है। यह विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे भूगोल, इतिहास, परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की राय तथा नेतृत्व। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत का पहला जो उद्देश्य है विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। संविधान का अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों की मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शांति आवश्यक है। अगर राष्ट्र में शांति रहेगी तो आर्थिक विकास भी अच्छा रहेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, शांति हमारे लिए एक उत्साहजनक आशा है। आशा ही नहीं, यह एक आपात आवश्यक भी है। तो शांति रहेगा तो सारे तरफ सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक ग्रो करेंगी। गैर उपनिवेशवाद। भारत की विदेश नीति गैर नीति उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करती है। भारत का विचार यह है कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है। भारत ने उपनिवेशवाद के सभी रूपों में परिशोधन की वकालत की है तथा अप्रूव क्यों? क्योंकि भारत जो है लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो भारत ने अच्छी तरह महसूस किया है कि अगर उपनिवेश कोई राष्ट्र रहता है किसी देश के अंडर में, तो वह अपना जो है सारी चीजें जो है आर्थिक इकोनॉमिक सारी जो है उस कंट्री के अंडर करता है, जैसा वह उपनिवेशवाद का जो देश है उसके वो में अंडर में करता है। इंडोनेशिया, मलाया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया तथा अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया है भारत ने। इस प्रकार भारत ने एफ्रो एशियाई देशों में औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ताकतों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल तथा अन्य के विरुद्ध उनके संघर्ष में महत्वपूर्ण भाईचारे का प्रदर्शन किया है। वर्तमान नव उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद का भी भारत ने विरोध किया है। गैर नस्लवाद। नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू। भारत के अनुसार नस्लवाद लोगों के बीच नस्ल के आधार पर विभेद, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा अश्वेतों का अवशोषण, सामाजिक असमानता तथा विश्व शांति के बढ़ावे में विघ्न डालने को बढ़ावा देता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत शासन की नस्लवाद की नीति, दक्षिण अफ्रीका में गैर यूरोपीय समूहों के विरुद्ध आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव की नीति की प्रचंड आलोचना की है। नस्लवाद की नीति के विरोध के परिणाम स्वरूप 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों में भी कड़वाहट आ गई है। भारत ने जिम्बाब्वे, पूर्व में रोडेशिया तथा नामीबिया की श्वेत शासन से मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गुट निरपेक्षता।
भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति भाग तथा भूतपूर्व यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी भाग और उस समय जो साम्यवादी और पूंजीवादी भाग। शांति युद्ध की स्थिति, जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ उस समय पूरा विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था। जो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति भाग तथा भूतपूर्व यूएसएसआर मतलब यूएसए जो रशिया है उसके नेतृत्व में साम्यवादी भाग। शांति युद्ध की इस परिस्थिति में भारत ने किसी भी ओर जाने से इनकार कर दिया और गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम विश्व की इस एक दूसरे के विरुद्ध ताकत की राजनीति से दूर रहेंगे जिसके परिणाम में विश्व युद्ध हुए तथा पुनः यह इसके विस्तृत पैमाने पर किसी विनाश को बढ़ावा दे सकती है। मैं सोचता हूँ कि भारत युद्ध को टालने में सहायता करने में एक बड़ी भूमिका और शायद प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। इसलिए यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी शक्तिशाली समूह के साथ खड़ा नहीं होगा जिसके विभिन्न कारण है युद्ध का पूर्ण खतरा और युद्ध तैयारियां। जब हम कहते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, इसका अर्थ है भारत किसी भी समूह में शामिल देश या किसी भी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा। भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी। भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। पंचशील सिद्धांत, पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के 5 सिद्धांतों को लागू करता है। यह 1954 में जवाहरलाल नेहरू तथा चाउ एन लाई चीन के राष्ट्र प्रमुख के मध्य तिब्बत के संबंध में भारत चीन की संधि उद्देशिका शामिल है। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, गैर आक्रामक, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, समानता व परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। भारत ने यह अनुभव किया कि प्रतिस्पर्धी ताकतों के शक्तिशाली संधियों व संबंधों द्वारा शीत युद्ध में तनावों को कम करना तथा और भय संतुलन बनाने के बजाय पंचशील संप्रभुत्व राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहयोग में उपयोगी है। भारत ने इसे सार्वभौमिकता सिद्धांत पर आधारित बताया। यह शक्ति संतुलन की अवधारणा के विपरीत था। पंचशील काफी लोकप्रिय हुआ और कई राष्ट्रों जैसे म्यांमार, भूतपूर्व यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि ने इसे अपनाया। पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना व प्रयोग में भारत की महान देन है। एफ्रो एशियाई झुकाव, यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही गई है, परंतु इसका एफ्रो एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव रहा है। इसका उद्देश्य इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आवाज उठाकर और प्रभावित कर इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना है। इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता है। 1947 में भारत ने नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया। 1949 में भारत ने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के ज्वलंत विषय पर एशियाई देशों को एकत्रित किया। भारत ने बांडुंग इंडोनेशिया में 1955 में हुए एफ्रो एशियन सम्मेलन में हुए सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने समूह 77 1964, समूह 15 1990, IORARC 1995, ARC 1995, BIST आर्थिक सहयोग 1997, सार्क 1985 के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अनेक पड़ोसी राष्ट्रों से बड़े भाई का नाम प्राप्त किया।
राष्ट्रमंडल से संबंध 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश ताज को राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। परंतु इस संविधानेतर घोषणा ने भारत की संप्रभुता की किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राष्ट्रों को एक स्वैच्छिक संघ है। इसने भारत के गणतांत्रिक चरित्र को भी प्रभावित नहीं किया, क्योंकि भारत न ही ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी वफादार था और न ही ब्रिटिश ताज के संबंध में किसी भी प्रकार के आरोपों का निर्वहन करता था। भारत व्यवहारिक कारणों से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। ये माना जाता है कि उसकी राष्ट्रमंडल सदस्यता उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य मामलों में लाभकारी होगी। यह CHO चोगम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली में 24वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की मेजबानी की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO को सहयोग। भारत 1945 में स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। तब से यह संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों व कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। भारत की UNO में भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद और अब नव औपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध नीतियां लागू की है। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरिया, कांगो, अल साल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, भूतपूर्व यूगोस्लाविया व अन्य में चलाए गए शांति अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाए। संयुक्त राष्ट्र में खुले कार्य समूहों ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स में सक्रियता से भाग लेता रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बनाए गए कार्य समूहों का सह अध्यक्ष था। इसने 1997 में अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को सौंपी। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है 5 स्थायी सदस्य हैं, उनको वीटो पावर है और उस वीटो पावर के तहत किसी भी मुद्दे को, किसी भी नियम को प्रभावित करता है। निशस्त्रीकरण। भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ को विरोधी तथा निशस्त्रीकरण की हिमायती है। यह पारंपरिक व नाभिकीय 2 प्रकार के हथियारों से संबंधित है। इसका उद्देश्य शक्तिशाली समूहों के मध्य तनाव या कम या समाप्त कर विश्व शांति या सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हथियारों के उत्पादन पर होने वाले अनुपयोगी खर्च को रोककर देश के आर्थिक विकास में गतिशीलता लानी है। भारत हथियारों के दौड़ में नजर रखने व निशस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच इस्तेमाल करता है। भारत ने इस दिशा में पहल करते हुए 1985 में 6 देशी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव दिए। सन 1968 में निशस्त्रीकरण की संधि तथा 1996 में CTBT हस्ताक्षर न करके भारत ने अब की नाभिकीय विकल्प खुले रखे। भारत ने निशस्त्रीकरण संधि तथा CTBT का उनके भेदभावपूर्ण व शासनात्मक चरित्र के कारण विरोध किया। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को निरंतर जारी रखती है जिसमें केवल 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस ही नाभिकीय अधिकार रखते हैं। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य हैं निम्नलिखित है। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं तीव्र परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। नीति निर्णयन की स्वायत्तता को बनाए रखना तथा स्थायी, समृद्ध व सुरक्षित वैश्विक मानदंडों की स्थापना में अहम भूमिका का निर्वहन करना। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना। भारत के तीव्र आर्थिक विकास
वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय माहौल को विकसित करना, देश में विज्ञान एवं तकनीकी तथा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संपन्न करना, P5 समूहों के देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करना तथा विश्व की महाशक्तियों यथा अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान, रूस एवं चीन आदि के साथ सामरिक समझौता करना। परस्पर लाभकारी सहयोग के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना एवं उन्हें सुदृढ़ करना तथा एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने की भावना से कार्य करना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग गठन की सुदृढ़ता एवं स्थायित्व के लिए कार्य करना तथा इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना, सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करना तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, पूर्व की ओर देखो नीति को पुष्ट करना और आलियान के साझा हितों की प्रगति का सहयोग करना। तो भारत का जो फीचर्स देख लेते हैं एक बार, विदेश नीति का उद्देश्य क्या है। भारत का विदेश नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है। भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य है एक बार फिर से हम देखें तो भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों क्या है। भारत का विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं तीव्र परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। नीति निर्णय की स्वायत्तता को बनाए रखना तथा स्थायी समृद्धि व सुरक्षित वैश्विक मानदंडों की स्थापना में अहम भूमिका का निर्वहन करना। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, नीति निर्णयन की स्वायत्तता, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान, भारत की तीव्र आर्थिक विकास को वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय माहौल विकसित करना, पी समूहों के देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करना तथा विश्व के महाशक्तियों एवं अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान एवं चीन एवं रूस के साथ सामरिक समझौते करना। परस्पर लाभकारी सहयोग के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने के भाव। दक्षिण एशियाई देशों क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सुदृढ़ता एवं स्थायित्व के लिए कार्य करना, इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना, सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करना तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना। एक्ट ईस्ट नीति, पूर्व की ओर देखो नीति को पुष्ट करना और आलियान के साझा हितों की प्रगति को सहयोग करना। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना, जहां लगभग 4 मिलियन भारतीय रह रहे हैं और जो तेल और गैस आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। क्षेत्रीय संगठनों जैसे बिम्स्टेक, मेकांग, गंगा सहयोग और IBSA आदि बिम्स्टेक हो गया और सार्क हो गया, इन सारी क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। G20 तथा यूरोपीय समुदाय के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग एवं संबंधों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार व पुनर्गठन तथा वैश्विक व्यवहार में बहुध्रुवी कल्पना करना तथा मतलब जो संयुक्त राष्ट्र में ध्रुवीकरण है उसको बहुध्रुवी कल्पना करना तथा संप्रभुता और हस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करना। भारत का गुजराल सिद्धांत, तो ये सब जो है वैश्विक क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और जो है आतंकवाद को खत्म करना, निशस्त्रीकरण बढ़ावा देना, नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना, ये सारे उद्देश्य जो है भारत का विदेश नीति है। ये सारे उद्देश्य जो है भारत की है। भारत का गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक मील का पत्थर है। इसका प्रतिपादन 1996 में तत्कालीन देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री I.K. गुजराल ने किया था। यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है
कि भारत दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायतें दे। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत गैर पारंपरिक पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति भारत के नमनशील दृष्टिकोण के आधार पर सूत्रित किया गया है। यह भारत में अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। यह सिद्धांत वास्तव में भारत के अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ वैश्विक संबंधों को स्थापित करने के लिए एक 5 सूत्री पथ मानचित्र रोड मैप है। ये 5 सिद्धांत हैं। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करके इन्हें नेक नियति व सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो कि भारत कर सकता है। किसी भी दक्षिण एशियाई देश को क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। किसी भी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए। सभी दक्षिण देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से करना चाहिए। गुजराल ने स्वयं स्पष्ट किया। गुजराल सिद्धांत के पीछे तर्क यह था कि हमें उत्तर एवं पश्चिम की से चूंकि 2 मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों का सामना करना था, अतः हमें अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ पूर्ण शांति की स्थिति सुनिश्चित करनी थी। भारत का परमाणु सिद्धांत 2003 ने भारत में अपना परमाणु सिद्धांत अंगीकार किया। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण एवं अनुरक्षण, पहले उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की मुद्रा परमाणविक अस्त्र का उपयोग तभी किया जाएगा जब भारतीय भूभाग पर अथवा भारतीय सुरक्षा बलों पर कहीं भी परमाणविक आक्रमण हुआ हो। पहले हमले का परमाणु प्रत्युत्तर अत्यंत सघन होगा और उसे इस प्रकार संचालित किया जाएगा कि शत्रु पक्ष को अपूर्णीय और अस्वीकार्य स्तर का क्षति हो। परमाणविक प्रत्युत्तर आक्रमण के लिए सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही अधिकृत होगा जिसमें नियंत्रण में न्यूक्लियर कमांड की अथॉरिटी हो। गैर परमाणविक देशों के खिलाफ परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं, तथापि भारत के खिलाफ बड़े हमले अथवा भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कहीं भी हमले में यदि जैविक अथवा रासायनिक अस्त्रों का उपयोग किया जाता है तो भारत के पास परमाणु अस्त्रों से प्रत्युत्तर देने का विकल्प उपलब्ध होगा। भारत परमाणु का प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण रहेगा। मिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन में सहभागिता तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगा। परमाणु मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जारी रहेगा और इसके लिए विश्व स्तरीय सत्यापन योग्य तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यही वह निकाय है जो परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं जो यह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं इनपुट प्रदान करती है और राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन करती है। सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति सीसीएस भारत के परमाणु सिद्धांत के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा की। इस समिति ने वर्तमान आदेशात्मक एवं नियंत्रणकारी संरचनाओं, तत्परता का स्तर, प्रत्याक्रमण के लिए रणनीति निर्माण तथा सावधानी और लॉन्च के लिए विभिन्न चरणों के लिए संचालन प्रक्रिया आदि की समीक्षा की। समिति ने कुल तैयारी की स्थिति पर संतोष व्यक्त की। तो ये था भारत की विदेश नीति में जो परमाणु नीति है उसका। भारत की मध्य एशिया
को जोड़ो नीति। भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति शुरुआत 2012 में की। इस नीति का उद्देश्य मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण। इन देशों में शामिल हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। जो सेंट्रल एशिया है उसको जोड़ने की बात जो उनकी नीति है 2012 में भारत द्वारा लाया गया। साथ ही इन मध्य देशों के साथ अगर हमारा संबंध अच्छे होते हैं तो मध्य एशिया जोड़ो नीति के तहत वृहद दृष्टिकोण पर आधारित और इसके राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध शामिल है। इसकी विशेषताएं निम्नवत है। भारत उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान के माध्यम से मजबूत राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश जारी रखेगा। भारतीय नेता द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर नजदीकी संवाद व अंतरक्रिया जारी रखेंगे। भारत सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा सुदृढ़ करेगा। भारत की पहले से ही मध्य एशियाई देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी है। पूरा स्थान सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त शोध, आतंक निरोधक समन्वय तथा अफगानिस्तान पर चर्चा जारी है। भारत मध्य एशियाई साझेदारों के साथ बहुपार्श्विक वार्ताएं पहले से विद्यमान मंचों जैसे एससीओ, यूरोशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तथा कस्टम यूनियन जैसे समुद्र संयुक्त प्रयासों से उत्पन्न सिनर्जी का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना जारी रखेगा। भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का प्रस्ताव किया है कि अपने बाजार को यूरेशिया के साथ जोड़ने के लिए भारत मध्य एशिया को ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए दीर्घकालीन साझेदार के रूप में देखता है। मध्य एशिया में बड़ी जोत की कृषि योग्य जन्मभूमि है और भारत के लिए वहां अधिक मूल्यांकन की लाभप्रद फसलों के उत्पादन में सहयोग की बड़ी संभावना है। चिकित्सा जहां अन्य क्षेत्र सहयोग की व्यापक संभावना है। भारत सरकार एशिया में सिविल अस्पताल, क्लिनिक स्थापित करने के सहयोग देने के लिए तैयार है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के पश्चिमी महाविद्यालयों में ली जाने वाली फीस के एक अंश जितने खर्च पर ही काम करती है। इसे देखते हुए भारत विश्व के सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता है जिससे कि आईटी, प्रबंधन, दर्शन व भाषा आदि विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रबंध किया जा सके। भारत सेंट्रल एशियाई ई नेटवर्क जिसका केंद्र भारत में स्थापित करने के लिए कार्यरत कर रहा है ताकि सभी 5 एशियाई देश टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन संपर्कता स्थापित किए जा सके। तो सेंट्रल एशिया को काफी मल्टी डायमेंशनल नजरिए से वहां संबंध स्थापित करना चाहता है भारत जो है। अब जो है भारत की एक्ट ईस्ट नीति 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट नीति को उत्क्रमित कर एक्ट ईस्ट नीति बनाया। लुक ईस्ट पूरब की ओर देखो की शुरुआत 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी। भारत आसियान सम्मेलन 2014 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण एवं व्यापार का एक नया युग भारत में आरंभ हुआ है। भारत का लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति पर बनाई गई है। उसी प्रकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने वियतनाम दौरे पर भारत के राजनयिकों से एक्ट ईस्ट के लिए केवल लुक ईस्ट नहीं भारत की एक्ट ईस्ट एशिया प्रशांत में निस्तारित पड़ोस का एकाग्र है। पहले एक आर्थिक नीति के रूप में स्वीकार की गई नीति राजनीतिक, सामरिक व सांस्कृतिक आयाम ग्रहण के लिए है जिसमें संवाद एवं सहयोग के लिए संस्थागत प्रक्रिया की स्थापना भी शामिल है। तो एक्ट ईस्ट नीति और ये सारे पंचशील सिद्धांत और निशस्त्रीकरण, परमाणु, नो फर्स्ट यूज इत्यादि जो है भारत के विदेश नीति के आयाम है, वो इसकी प्राथमिकता है। विश्व शांति और सबसे पहली प्राथमिकता है जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे जो है विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है भारत। तो ये था भारत की फॉरेन पॉलिसी। तो आई होप आपको
आई होप को यह सेशन पसंद आया होगा, भारत की विदेश नीति पसंद आई होगी। और भारत की विदेश नीति सबको साथ सबका विश्वास को लेकर चलना है। तो आई होप कि भारत बहुत जल्द विश्व गुरु के रूप में उभरते हुए दिख रहा है। बहुत जल्द एक अच्छे पोजीशन पर भारत पहुंचेगा। तो ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खुद भी पढ़ना चाहिए और इस सेशन को जरूर देखना